नमस्कार, मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूनिट संख्या 3 के अंतर्गत प्रोडक्शन का चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्ज़ाम में यूनिट संख्या 3 में इसका प्रश्न आता ही आता है एग्ज़ाम में कि उत्पत्ति ह्रास नियम, रेखा चित्र की सहायता से उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या करनी है, या इसे हम लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। इसे हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी इसे अपन कहते हैं। अब हम बात करें उत्पत्ति ह्रास नियम की, तो इसकी भूमिका के अंतर्गत जब अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में जब परिवर्तन करती है, तो उसे उत्पादन की मात्रा में जिस प्रकार के परिवर्तन होते हैं उसे अल्पकाल उत्पादन फलन के विषय है, तथा उत्पत्ति के नियम या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम भी इसे अपन कह सकते हैं। कैसे एक साधन को इसमें स्थिर रखा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व के व्याख्यान में बताया, उत्पत्ति के या उत्पादन के साधन 5 हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, प्रबंध। उसमें एक साधन को स्थिर रखा जाता है, बाकी साधनों में परिवर्तन किया जाता है। एक साधन को कंस्टेंट इसलिए रखा जाता है जिसमें प्रोडक्शन के लेवल को देखते हैं कि कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ा। तो इसी प्रकार उत्पत्ति ह्रास नियम है। उत्पत्ति ह्रास नियम में एक साधन को स्थिर रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। इसके 3 नियम अपने सामने आते हैं। एक तो उत्पत्ति वृद्धि नियम, फर्स्ट है उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, समता, उत्पत्ति ह्रास नियम। रिटर्न इंक्रीज लो, जिसे भी कह सकते हैं इक्वल रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न। ये किस प्रकार से होते हैं उत्पत्ति, वृद्धि, समता और ह्रास, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक साधन को इसमें क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे। एक साधन यहाँ पर स्थिर रहेगा और बाकी साधनों में क्या करेंगे, परिवर्तन। हो सकता है पूंजी को स्थिर रखा जाए और बाकी में परिवर्तन किया जाए। तो इस प्रकार उत्पत्ति ह्रास नियम में एक साधन को स्थिर रख के प्रोडक्शन के लेवल को देखा जाता है। तो उत्पत्ति ह्रास नियम में उत्पत्ति वृद्धि नियम और समता नियम, ह्रास नियम की हम बात करें तो उत्पत्ति ह्रास नियम अल्पकाल में उत्पादन के साधनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो स्थिर साधन और एक परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधन वे साधन होते हैं जो उत्पादन बढ़े या घटे परिवर्तन नहीं होते हैं, वो स्थिर साधन होंगे। परिवर्तन साधन प्रोडक्शन के साथ साथ भी इनको परिवर्तन करना होता है, वो परिवर्तनशील होते हैं। तो उत्पादन के परिवर्तन साधन वे हैं जिसकी मात्रा अल्पकाल में ही परिवर्तन करने के लिए परिवर्तित की जा सकती है, जबकि स्थिर साधन वे होते हैं जिसकी मात्रा अल्पकाल में स्थिर या अपरिवर्तित रहती है। कहने का मतलब है यह नियम अल्पकाल में ही लागू होता है। अल्पकाल में उत्पत्ति ह्रास नियम भी एक सहायक भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत अल्पकाल के अंतर्गत इसको देखा जाता है, जिसमें सामान्य शब्दों में हम बात करें, जब अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में
परिवर्तन किया जाता है तो उसे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन उत्पादन के परिवर्तन नियमों के अनुसार होता है। तो हमें उत्पत्ति के साधनों के रूप में भी है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि कुछ अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि एक साधन को जब आप स्थिर रखते हो तो बाकी साधनों में जब परिवर्तन करके प्रोडक्शन के लेवल को हम देखते हैं तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, एक साधन में भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और प्रबंध ये साधन है। यहाँ पर पूंजी को कंस्टेंट रखा जाता है। जैसे कि मान ले 20 लाख रुपए के प्रोडक्शन या 20 लाख रुपए की राशि लगा करके किसी प्रकार का उत्पादन जब किया जाता है तो क्या प्रभाव होगा, तो ये उत्पत्ति के साधनों में आते हैं। तो इस प्रकार दूसरे शब्दों में कुछ अर्थशास्त्री सभी साधनों में किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन का रूप देता है, जबकि कुछ एक साधन को स्थिर मानते हैं और कुछ बाकी साधनों में परिवर्तन करके भी देखा जा सकता है कि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने भी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें मेहनम है उत्पादन के साधनों के संयोग से एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक बिंदु के पश्चात एक साधन की सीमांत औसत उत्पादन के रूप में किया जाता है। ये प्रोफेसर बेहनम कहते हैं। जॉन रॉबिन्सन ये कहते हैं कि उत्पत्ति के एक साधन की मात्रा को स्थिर रख के अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है तो वो उत्पत्ति हास नियम है। इसे हम एक रेखाचित्र या एक तालिका के माध्यम से हम देखें तो वो किस प्रकार से, एक निष्कर्ष रूप से भी इसकी डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति हास नियम क्या होता है। कि निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि अल्पकाल में एक साधन को स्थिर रखे, बाकी साधनों में परिवर्तन करके अल्पकाल में प्रोडक्शन के लेवल को देखा जाता है। तो ये क्या कहलाता है, उत्पत्ति हास नियम कहलाता है। अब इसमें हम एक चित्र, एक तालिका के माध्यम से देखें। एक साधन को स्थिर में यहाँ पर पूंजी को स्थिर मान लेते हैं। एक साधन को स्थिर रखा जाता है और बाकी को परिवर्तन करके देखा जाता है। तो इस प्रकार से उत्पत्ति हास नियम के अंतर्गत परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में इस प्रकार से देखेंगे, जिसमें स्थिर पूंजी मान लेते हैं यहाँ पर 20,000 रुपये स्थिर पूंजी है। किस प्रकार से परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाई इस प्रकार है, परिवर्तनशील साधन की इकाई परिवर्तनशील साधन की इकाई श्रम की इकाइयाँ ले लेते हैं। यहाँ पर श्रम में परिवर्तन किस प्रकार होगा। श्रम में परिवर्तन, टोटल श्रमिक ले लेते हैं यहाँ पर 8 श्रमिक, जिसमें हम देखेंगे कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन, एक जब श्रमिक कार्य करेगा तो मान लेते हैं टोटल प्रोडक्शन अपने पास 4 हुआ, दूसरे श्रमिक के द्वारा किया गया प्रोडक्शन 10, तीसरे के द्वारा 18। यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इस प्रकार प्रोडक्शन बढ़ता हुआ 4 श्रमिक के बाद में 23, 27, 30 और 30 और 26, ये अपना क्या हो गया, प्रोडक्शन का लेवल, टोटल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्ट की बात करें तो टोटल प्रोडक्शन में श्रम की इकाइयों का भाग दे देंगे, जैसे 4, 5, 6, 5.75, 5.40, 5, 4.29, 3.29। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है
एवरेज प्रोडक्ट तो टोटल प्रोडक्ट में जो भी है श्रम की इकाइयाँ उसकी भाग दे देंगे, श्रमिक की इकाइयाँ लेबर की यूनिट जो भी हैं, और मार्जिनल प्रोडक्ट कुल उत्पादन में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि कुल मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। किस प्रकार से यहाँ पर प्रोडक्शन 4, 6, 8, 23 कुल उत्पादन 5, 4, 3, 0 और 4। तो यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा, यहाँ पर गिरा, यहाँ पर क्या चला गया, घटता हुआ चला गया, -4। तो इसे हम उत्पत्ति वृद्धि नियम कहेंगे, इसे उत्पत्ति समता रिश्ता। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा हम प्रदर्शित करें। वाई अक्षांश को हम इस प्रकार से देखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन, यहाँ पर श्रम की इकाइयाँ आ जाएगी, यूनिट्स जो भी हैं श्रम की इकाइयाँ, क्योंकि इसमें पूंजी को क्या रखा गया है, स्थिर रखा गया है। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर श्रम की इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गई। प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, एक श्रमिक के द्वारा, ये मान लेते हैं यहाँ पर 5, 10, 15, 20 और 25। तो प्रोडक्शन अपना शुरू में एक इकाइयों से प्रोडक्शन अपना बढ़ता हुआ जाता है, फिर गिरता है। तो टोटल प्रोडक्शन हमें अभी बढ़ता हुआ फिर क्या होता है, 26 गिरता है। तो ये अपना क्या हो गया, टीपी। फिर हम बात करें एवरेज प्रोडक्ट की, तो एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है फिर गिरता है। फिर हम बात करें मार्जिनल प्रोडक्ट की, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता हुआ फिर माइनस में चला जाता है। तो एक स्टेज तो अपनी ये हो गई, दूसरी इस प्रकार से इसको बांट दी गई है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। यहाँ पर जैसा कि आपने देखी, इसकी 3 स्टेज अपने सामने हुई। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था के अंतर्गत हम बात करें कि इस अवस्था में इसे अपन बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं, या घटते हुए प्रतिफल की अवस्था दूसरे को कहते हैं, तीसरे को ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं। प्रथम अवस्था में परिवर्तनशील साधन या श्रम उत्तरोत्तर इकाइयाँ बढ़ने से स्थिर साधनों की अधिक इच्छा प्रयोग होने लगती है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि परिवर्तनशील साधनों में की गई वृद्धि से अधिक तेजी से वृद्धि होती है। अर्थात इस अवस्था में कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन बढ़ता है। द्वितीय अवस्था की हम बात करें तो प्रथम और द्वितीय अवस्था के मध्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यह घटते प्रतिफल के नियम की अवस्था भी कहलाती है। अर्थात इस अवस्था में कुल उत्पादन बढ़ता है और औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन घटने लगता है। तृतीय अवस्था की हम बात करें, यह अवस्था उस समय में प्रारंभ होती है जब परिवर्तनशील साधनों की इकाइयाँ बढ़ने से कुल उत्पादन बढ़ने के स्थान पर घटने लगता है तथा सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार इसकी मान्यताओं की हम बात करें तो उत्पादन के साधनों के संयोग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उत्पादन के कुछ साधन परिवर्तनशील, कुछ साधन स्थिर होते हैं। परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयाँ एकरूप होती है। प्रौद्योगिकी को दी हुई इसमें कोई नियम लागू नहीं होता है। ये नियम केवल अल्पकाल में लागू होता है, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील हैं। इस नियम का संबंध किसी वस्तु की भौतिक इकाइयों से होता है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या क्या है, और इसको हम एक डायग्राम के द्वारा हमने अध्ययन किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 3 स्थितियां सामने आती हैं। पहली अवस्था में टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है। देखा होगा आपने, यहाँ पर देखो, जैसे जैसे हम श्रम की इकाइयाँ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रथम अवस्था में अपना प्रोडक्शन बढ़ा, द्वितीय अवस्था में एक दूसरे पे वो निर्भर हो जाते हैं। तो टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ता है, परंतु एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट गिरता हुआ जाता है। तीनों अवस्था की हम बात करें तो जैसे जैसे श्रम की इकाइयाँ बढ़ाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे, जिससे टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट गिरता हुआ जाता है। इसे अपन
ही उत्पत्ति ह्रास नियम या लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग कहते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे समोत्पत्ति वक्र क्या है, समोत्पत्ति वक्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।